देखो देखो प्रकीर्णन के बारे में पढ़ लिया था, स्कैटरिंग क्या होती है वो पढ़ लिया था। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्कैटरिंग और यहाँ पे जो स्कैटरिंग है उन दोनों में क्या चेंज है वो भी बताया था। मैंने बताया था कि जब न्यूक्लियर फिजिक्स अपन ने पढ़ी थी, या फिर आप ये बोल सकते हो नाभिकीय भौतिकी में, मैंने बताया था कि जब भी कोई भी अन्य कण किसी भी अन्य पत्र जैसे कि स्वर्ण पट्टिका के अंदर आप देखोगे तो उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो जैसे जैसे वो नजदीक आता है तो वो उस स्वर्ण पट्टिका से या फिर उसके नाभिक से क्या होता है, दूर हट जाता है। तो इस प्रकार से उसका पथ क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, तो वो स्कैटरिंग उसके अंदर होगी। पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर स्कैटरिंग है या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक में स्कैटरिंग है, वो थोड़ी सी क्या है आप लोगों के क्या है, अलग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्कैटरिंग में चेंज क्या था वो मैंने क्या बताया था कि जैसे कि मान लो कि कोई भी मीडियम है जिसके अंदर वो अलग अलग अणु या परमाणु से मिलकर बना हुआ है, या फिर मान लो कि सारे के सारे सेम अणु या परमाणु है, तो उस कंडीशन में कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या आती है, इंसिडेंट होती है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये अणु या परमाणु क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करके या ऊर्जा अवशोषित करके क्या करना स्टार्ट कर देते, दोलन गति। ठीक है। अब इनकी दोलन गति कैसी गति होगी, त्वरित दोलन गति होगी, त्वरित दोलन गति होगी। अब त्वरित दोलन गति से क्या मतलब है, मतलब दोलन गति तो करेंगे, ऑसिलेशन तो करेंगे, पर उनका ऑसिलेशन हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, वो बदलता रहेगा। इसका कारण कि ये जिस प्रकार से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं उस प्रकार से इनकी क्या होगी, गति होगी। और गति करते हुए ये अगर अपने में से क्या कर लेते हैं, विकिरण या तरंग का अवशोषण करेंगे, तो ये उत्सर्जित विकिरण या तरंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकीर्णित तरंग कहते हैं। और यही घटना जो होती है वो क्या होती है, प्रकीर्णन कहलाती है या फिर स्कैटरिंग कहलाती है। मतलब आप एक स्कैटरिंग पढ़ते हो अन्य फिजिक्स के अंदर या फिर जो भी दूसरी फिजिक्स में आप पढ़ते हो वो, और ये वाली जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली फिजिक्स है उसके अंदर आप स्कैटरिंग पढ़ते हो, दोनों में डिफरेंस है। इसके अंदर क्या होगा, माध्यम के अणु या परमाणु क्या करेंगे, अवशोषण करके क्या करेंगे, गति करते हुए विकिरण को उत्सर्जित करेंगे, तो वो कैसी तरंग होगी, प्रकीर्णित तरंग होगी। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था दो स्टेप में क्या, एक में अवशोषण करेगा ऊर्जा का, और दूसरे स्टेप में क्या करेगा, उसी ऊर्जा को क्या करेगा, वो पार्टिकल दोलन गति करते हुए उत्सर्जित करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपके प्रकीर्णन की परिघटना हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ में ये बताया था कि जिस प्रकीर्णन के अंदर आपतित होने वाली और उत्सर्जित होने वाली तरंग की ऊर्जा अगर समान रहती है तो वह प्रकीर्णन कैसा प्रकीर्णन कहलाएगा, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, क्योंकि ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर ऊर्जा समान ना रहो, आपतित होने वाली तरंग और उत्सर्जित होने वाले की, तो उस कंडीशन में वो प्रकीर्णन कैसा प्रकीर्णन कहलाएगा, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, क्योंकि अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में ही ऊर्जा क्या नहीं रहती है, समान नहीं रहती है। अब देखो अब जो इसके अंदर स्टार्ट होता है वो है आपके प्रकीर्णन प्राचाल, जिसको आप क्या बोलते हो, स्कैटरिंग पैरामीटर। प्रकीर्णन प्राचाल क्या होता है, प्रकीर्णन प्राचाल कुछ भी नहीं, ये आप लोगों के जो होते दो टाइप के होते हैं। ठीक है। इस प्रकीर्णन प्राचाल की सहायता से जो स्कैटरिंग है उसको क्वांटिटेटिव रूप से क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। मतलब यहाँ पे आप लोग दो टाइप की जो प्राचाल पढ़ोगे, वो प्राचाल कौन से होंगे, एक तो अवकल अनुप्रस्थ काट, या परिक्षेत्र, दूसरा आपके कौन सा होगा, पहला ये कुल प्रकीर्णन, अनुप्रस्थ काट या परिक्षेत्र। ठीक है ना। इन दोनों की सहायता से क्या किया जाता है, प्रकीर्णित ऊर्जा का मान क्या किया जाता है, ज्ञात किया, प्रकीर्णित और आपतित होने वाली ऊर्जा का क्या किया जाता है, अनुपात ज्ञात किया जाता है, या प्रकीर्णन के अंदर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है उसके बारे में देखा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब क्वांटिटेटिव
वैल्यू को ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया, मात्रात्मक रूप से कितनी ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित हुई है, टोटली एनर्जी कितनी उत्सर्जित हुई है, उसको ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रकीर्णन प्राचाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला प्रकीर्णन प्राचाल जो है वो कौन सा है, आपका अवकल अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद। अब देखो इसका डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम से ही ये समझ में आएगा, तो डायग्राम आप बना लेना साथ साथ में। अब देखो अवकल अनुप्रस्थ काट या परिक्षेत्र, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब भी कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी माध्यम के अणु या परमाणु के ऊपर इंसिडेंट होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अणु या परमाणु क्या करता है, इस विद्युत चुम्बकीय तरंग से ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, अवशोषण करके वो अपने में से क्या करता है, दोलन गति के दौरान, त्वरित दोलन गति के दौरान क्या करेगा, अपने में से क्या करेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग का क्या करेगा, वापस उत्सर्जन करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि जब भी आप किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग को किसी भी परमाणु या किसी भी माध्यम में इंसिडेंट करते हो तो उस कंडीशन के अंदर माध्यम के अणु या परमाणु या दोलित्र के द्वारा आपतित या फिर अवशोषित ऊर्जा जो होती है उस कंडीशन में वो अवशोषित ऊर्जा और साथ ही साथ जो सॉलिड एंगल होता है उसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा जी जो सॉलिड एंगल बनाया जाता है, इस सॉलिड एंगल के अंदर, किसी सॉलिड एंगल के अंदर जो प्रकीर्णित तरंग जो होती है उस प्रकीर्णित ऊर्जा का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है, अवकल अनुप्रस्थ काट या उसका अवकल परिक्षेत्र। मतलब आपतित होने वाली ऊर्जा और सॉलिड एंगल के अंदर उत्सर्जित होने वाली जो किरणें होती है प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल के अंदर, जो ये सॉलिड एंगल है उसके अंदर जो उत्सर्जित होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसके द्वारा, अवशोषित, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित की गई तरंगे उसकी दोलन गति के कारण जो तरंगे उत्सर्जित होगी, उन तरंगों की ऊर्जा और आपतित होने वाली तरंगों की ऊर्जा का जो अनुपात होगा वही किसको प्रदर्शित करेगा, अवकल अनुप्रस्थ काट के परिक्षेत्र को। अब देखो इसकी डेफिनेशन में लिख दो, किसी दिशा में अवकल प्रकीर्णन परिक्षेत्र, अवकल प्रकीर्णन परिक्षेत्र या अनुप्रस्थ काट को प्रकीर्णन की दिशा में एकांक ठोस कोण से एकांक या प्रति कई सेकेंड
प्रति एकांक समय में लक्ष्य से प्रकीर्णित ऊर्जा तथा एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर आपतित ऊर्जा के अनुपात को व्यक्त करता है। ठीक है ना, मतलब जितनी ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल के अंदर प्रति एकांक समय में इंसिडेंट हुई है उसकी और साथ में मतलब उस यहाँ पे इंसिडेंट होगी और यहाँ से जो ये उत्सर्जित हुई इस उत्सर्जित होने वाली और इस आपतित होने वाली जो ऊर्जाओं का अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा आप लोगों के अवकल अनुप्रस्थ काट या फिर इसका परिक्षेत्र। मतलब मेनली रेशियो ही निकालना है एनर्जी का और कुछ भी नहीं करना है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, लिख लिया बाग सिंह? इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज टू 30 सेकेंड एकांक ठोस कोण से प्रकीर्णित ऊर्जा ये ठोस कोण है उससे प्रकीर्णित, ये तरंग जो प्रकीर्णन के कारण इधर की तरफ आई है हाई एंगल से प्रकीर्णित हुई है उसमें जो ये ऊर्जा होगी वो और साथ ही साथ में प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल में आपकी ऊर्जा। ठीक है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रति एकांक ठोस कोण आ रहा है तो एनर्जी के नीचे क्या आएगा आपके ठोस कोण डिवाइड के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखोगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा अपॉन आपतित फ्लक्स। यहाँ पे ये डब्ल्यू जो है वो क्या है, प्रकीर्णित यहाँ पे फ्लक्स का क्या मतलब, फ्लक्स का क्या कारण है, फ्लक्स को आपको मालूम है जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तो उस कंडीशन में हमने क्या बताया था कि कोई भी तरंग अपने संचरण के साथ में जो जब ऊर्जा को फ्लो करती है तो उसका क्या कहलाता है, पॉइंटिंग सदिश या फिर ऊर्जा घनत्व कहलाता है या फिर ऊर्जा फ्लक्स भी उसको बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे ये आपतित तरंग जब इसके ऊपर इंसिडेंट होगी जब यहाँ पे ये आपकी तरंग इस प्रकीर्णन के ऊपर इंसिडेंट होगी तो अपने साथ में क्या ले आएगी, ऊर्जा ले आएगी, ऊर्जा का फ्लो करे अपने साथ में। और ऊर्जा का ये जो फ्लो होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, ऊर्जा घनत्व के रूप में या फिर ऊर्जा फ्लक्स के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा है, आपतित फ्लक्स। और यहाँ पे ये जो ऊर्जा हो रही है वो कौन सी है, तरंग की आपतित तरंग की ऊर्जा है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, आपतित फ्लक्स लिखा है, इसका और कोई भी कारण नहीं। ठीक है ना, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट, ये तो किसी सॉलिड एंगल ओनली फॉर एक सॉलिड एंगल के लिए। अब हमें क्या है, टोटल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट का मान ज्ञात करना है। तो टोटल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट का अगर आपको क्षेत्रफल के अंदर जो एनर्जी है उसको ज्ञात करना है या मात्रात्मक रूप से कितनी एनर्जी जो प्रकीर्णित हुई वो ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये अवकल अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ काट जो है उसको किसके अंदर किसके सापेक्ष कर लेंगे,
इसी सॉलिड एंगल के सापेक्ष अगर हम क्या कर लेंगे, समाकलित कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल अनुप्रस्थ काट का क्या मिल जाएगा, मान भी पता चल जाएगा, या फिर इसके इस पार्टिकल या पूरे मीडियम के द्वारा टोटल कितनी एनर्जी प्रकीर्णित हो रही है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो क्या है, कुल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट। कुल अनुप्रस्थ प्रकीर्णन काट जो है, प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट को अवकल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट को संपूर्ण ठोस कोण के लिए समाकलित कर ज्ञात किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा बराबर डी सिग्मा और डी ओम। ये क्या हो जाएगा आप लोगों के टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, जिसके द्वारा पूरे मीडियम के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो प्रकीर्णित हो रही है उसको क्या कर सकते हैं हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकीर्णन का सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे समझो, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग में एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो मैं बोर्ड के ऊपर लिखाऊंगा नहीं, उसके बारे में समझा दूंगा, फिर वहां से आगे हम इक्वेशन जो करेंगे उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो वही की वही सेम चीजें बताऊंगा, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि ये कोई एक माध्यम है, तो जो जो लॉरेंज के अंदर थ्योरी पढ़ी थी वही की वही सेम थ्योरी है, पर अब इसमें थोड़ा सा चेंज इतना सा हो जाए, इतना होगा कि अब आपको इसके अंदर और साथ में क्या ऐड करना, प्रकीर्णन भी ऐड करना है। तो इस वजह से इसमें एक छोटा सा पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो देखो कोई भी माध्यम है तो उस माध्यम वो माध्यम क्या होगा, अणु या परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। तो जब वो माध्यम अणु या परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और उसके ऊपर बाहर से हम क्या करते हैं, कोई भी विद्युत चुंबक की तरंग इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने इंसिडेंट किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस माध्यम के अणुओं के जो धनात्मक केंद्र पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस विद्युत चुंबकीय तरंग के इंसिडेंट के कारण क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। जब ये धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र विस्थापित हो जाते हैं तो उनकी वजह से इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, विस्थापन के कारण प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा दो आवेशों के मध्य, ठीक है। तो ये प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब देखो जब इन्होंने आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट की, धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र के अलग होने के कारण प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, ठीक है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंसिडेंट क्या, इनके अलग होने के कारण क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र विस्थापित तो होते ही है, लेकिन साथ ही में साथ ऊर्जा के अवशोषण के कारण क्या कर देते हैं, दोलन गति भी स्टार्ट कर देते हैं। दोलन गति बोलो या फिर कंपन गति बोलो, एक ही बात।
ठीक है। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो डेफिनेशन तो एक समान होती है, पर थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। एक का टाइम पीरियड फिक्स होता है, एक का टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाती है, एक हमेशा एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में क्या होती है, रिपीट होती रहती है। तो इस वजह से दोलन या फिर क्या कर देते हैं, कंपन गति स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अच्छा नाम बोलोगे तो कौन सी गति होगी, कंपन गति। कारण ये है कि यहाँ पे एक अवमंदन बल ऐसा भी लगता है जो कि इनका विस्थापन जो होता है उसको क्या करता है, खत्म करने की कोशिश करेगा, या फिर इनके दोनों कंपन को क्या करेगा, खत्म करने की भी कोशिश करता है। ठीक है, तो ये कंपन गति करते हुए ये जो धनात्मक या ऋणात्मक आवेश है, इनमें ये ऋणात्मक आवेश केंद्र जो होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन की तरह। और ये इलेक्ट्रॉन कंपन गति करते हुए, और ये कंपन गति भी कैसी होगी, त्वरित कंपन गति होगी, क्योंकि अवशोषण जिस टाइप का होगा वैसी इसके अंदर गति होगी। ठीक है, त्वरित गति करते हुए अपने में से क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और यही उत्सर्जित जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ये क्या कहलाती है, प्रकीर्णित विद्युत चुंबकीय तरंग होगी। तो कुल मिला के सेम वही की वही चीज है जो लॉरेंज के सूत्र में पढ़ी, फिर प्रकीर्णन की डेफिनेशन के अंदर पढ़ी। बस क्या है, बस वही का वही आपको जो लॉरेंज वाली अभिधारणा आती है उसमें एक स्टेप और जोड़ देना है कि जो गति होगी उस गति के कारण उस माध्यम के दोलित्र या कंपनित्रों के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन भी किया जाएगा। और यही उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रकीर्णित विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। और इन्हीं प्रकीर्णित विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा जो ऊर्जा प्रकीर्णित होगी या फिर ऊर्जा का जो मात्रात्मक मान होगा, उस मात्रात्मक मान को हम किससे, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा और सिग्मा की सहायता से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के इस प्रकीर्णन के सिद्धांत में एक तो आपको किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, अवकल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट का मान, और साथ ही साथ में कुल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब डेफिनेशन तो पता चल गई, मेनली इसके अंदर होगा क्या है वो तो आप लोगों को पता चल गया होगा। इंसिडेंट हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग का, अवशोषण के कारण धनात्मक ऋणात्मक आवेश के अंदर क्या हो जाएंगे, विस्थापित होंगे। साथ ही साथ में ऊर्जा का अवशोषण करने के कारण में दोलन गति होगी। इसी दोलन गति के दौरान ये क्या करेंगे, अपने में से एक विद्युत चुंबकीय तरंग का अवशोषण करेंगे, वही अवसर्जन करेंगे। वही उत्सर्जित तरंग जो होगी वो प्रकीर्णित विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगी। और इस प्रकीर्णित विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर जो मात्रात्मक रूप से कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है उसका मान हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि दो प्रकार के प्रकीर्णन प्राचालों की सहायता से हमें पता चलेगा। तो देखो, तो ये जो दोलन गति या कंपन गति करते हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर टोटली आपके ऊपर कितने कितने टाइम के बल लगेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण। ये जो कंपन गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर एक तो आपके कौन सा लगता है, फोर्स, विद्युत बल लगता है। फिर उसके बाद आपके इसके जो विस्थापन हो रहा होता है इनके ऊपर, इनके बीच में, उस विस्थापन के कारण इसमें कैसा बल लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है, जो को इनको वापस किस अवस्था में लाने की कोशिश करेगा, साम्य अवस्था में। तो एफ वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के आर वेक्टर। फिर इनकी जो गति होती है दोलन गति, उस दोलन गति को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ये जो दोलन गति होती है उसके ऊपर कौन सा बल लगता है, अवमंदन बल लगता है। जिस दिशा में उसकी गति हो रही होती है उसके विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, जो कि एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, माइनस के डी आर वेक्टर बाई डी टी के बराबर। और टोटली फोर्स को आप ज्ञात करोगे तो ये एफ वेक्टर क्या होगा, इन तीनों एफओ के योग के बराबर होगा। और न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से m बराबर क्या आ जाएगा आपके डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। और सभी को इक्वल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इस माध्यम के अंदर इलेक्ट्रॉन के दोलन की गति की समीकरण मिल जाएगी। तो अतः यहाँ से अब देखो थ्योरी वही की वही थी, वहां से वो जो एक पैराग्राफ जो छूट गया है उसके बारे में मैंने समझा दिया, उससे आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन की दोलन की गति की समीकरण लिखेंगे और उसके पश्चात उसकी पोजीशन या फिर जो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी समीकरण जो हमने लॉरेंज के सूत्र से निकाली थी वही की वही सेम सूत्र लिखेंगे। तो लिखो इसके अंदर ही क्या लिखेंगे, अतः माध्यम के परमाणुओं, अतः माध्यम के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की गति की समीकरण क्या होगी, m डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, ई ऑफ ई वेक्टर माइनस
बी डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस के आर। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाले विद्युत बल के कारण, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाले अवमंदन बल के कारण, और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाले प्रत्यानयन बल के कारण, जो टोटली तीनों फोर्स है, ये तीनों ही फोर्स किसके ऊपर लग रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहे होते हैं। इसका मतलब टोटल फोर्स जो होगा वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। और टोटल बल को हम किसकी सहायता से भी लिख सकते हैं? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से लिखेंगे तो वो क्या होगा? संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो वहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एम डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इन टर्म्स को अरेंज करो। एम डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस की जगह अब क्या आ जाएगा? बी डी आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस के आर वेक्टर इज टू क्या आ जाएगा? ई ऑफ ई। एम को ट्रांसफर करो तो इक्वेशन क्या आएगी? डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज प्लस बी अपॉन एम डी आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम आर वेक्टर टू ई अपॉन एम। ठीक है, अब देखो यहां से जो ये कांस्टेंट है इस इक्वेशन के अंदर आगे के, यदि बी अपॉन एम को हम क्या मान लें? जी। कौन सा गुना? अवमंदन गुणांक। और के अपॉन एम क्या होता है? ओमेगा नॉट, जो कि कैसी होगी? आवर्ती होगी एक प्रकार से आपके जो इलेक्ट्रॉन की जो दोलन की आवर्ती है उसको किससे लिखेंगे? ओमेगा नॉट से। वैसे तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी डी आर वेक्टर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर वेक्टर इसका टू क्या आ जाएगा? ई अपॉन एम ई। ठीक है, ये क्या आ गया आप लोगों के? इसके इलेक्ट्रॉन के जो दोलन की गति की समीकरण है वो प्राप्त होगी। अब देखो कि मान लो कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, वो किस दिशा के अंदर इंसिडेंट हो रही है आप लोगों के? जेड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और जब उसका अवशोषण हो जाता है तो उसके पश्चात जब इलेक्ट्रॉन इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवशोषण करके फिर दोलन गति के दौरान जब इन तरंगों को क्या करती है? वापिस उत्सर्जित करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर इनका प्रकीर्णन जो होता है वो किस डायरेक्शन में हो? एक्स दिशा में हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का घटक क्या होगा? वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग जेड दिशा में क्या होती है? आपतित तथा एक्स अक्ष की दिशा में प्रकीर्णित हो, तो प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र सदिश क्या होगा? जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूज किया है, अब उसका संचरण किस दिशा में? जेड दिशा में। तो इक्वेशन क्या प्राप्त होगी? ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड माइनस के ओमेगा। इसको एक और प्रकार से किस तरीके से लिख सकते हो? इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, सिर्फ रिजल्टेंट के रूप में लिखो तो ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ओमेगा टी माइनस के। ठीक है, अब देखो प्रकीर्णन कौन सी डायरेक्शन हो रहा है? एक्स डायरेक्शन हो रहा है। तो इस गति के समीकरण के अगर एक्स घटक को लिखेंगे तो ये गति की समीकरण कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पे आर वेक्टर वाली सारी जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ठीक है, अतः तो गति के समीकरण का एक्स घटक क्या वैल्यू होगी?
बी स्क्वायर एक्स वेक्टर अपॉन बी टी स्क्वायर प्लस जी बी एक्स वेक्टर अपॉन बी टी प्लस ओमेगा नोट का स्क्वायर एक्स वेक्टर इजिकल्स टू क्या आ जाएगा ई अपॉन एन ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के टी। इसको क्या करेंगे, ये क्या है, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन या फिर ये कैसे प्रकीर्णित ऊर्जा के लिए कौन सा घटक है, एक्स घटक है, इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब इसके